Thank you. Now, Sri Sridharam Yechury. डिप्टी चेयरमैन साहब, लेकिन आज क्योंकि कश्मीर के बारे में चर्चा हो रही है तो मैं भी हिंदुस्तानी में ही बोलूं या कोशिश करूँ हमेशा ही बोलूँ। लेकिन उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक बड़ी दर्द भरी दिल की आवाज़ से बोल रहा हूँ आज। सबसे पहले तो हमारी सहानुभूति उन परिवारों के लिए है जिनके निर्दोष नौजवान मारे गए। सरकारी सूचना के अनुसार ही 34 लोग मारे गए नौजवान और एक पुलिस। यही साबित करता है कि किस तरीके से ये पूरे टकराव में कितनी एक्सेसिव फोर्स का इस्तेमाल किया गया। 1400 से ज़्यादा नौजवान घायल, कई सारे ऐसे घायल हैं कि उनके शायद आंखों में मतलब अब फिर वापस आएगी या नई विजन, उनका कुछ पता नहीं। और इस तरीके के पैलेट्स का इस्तेमाल करना, इसके बारे में मैं आऊँगा। ये किस रास्ता अपनाया सरकार ने, पैलेट्स का इस्तेमाल करना होगा कि ये हमारे हिसाब से ये गलत किया गया है। वहाँ पर अब 3 और कंपनियों को या 30 और कंपनियों को भेजने आप गृह मंत्री और सरकार, वहाँ पे चाहिए डॉक्टर, वहाँ पे चाहिए ये घायल हुए नौजवानों के लिए उनको इलाज में। वो काम भी हमारी आग्रह है सरकार से, वो भी करिएगा साथ साथ। क्योंकि असली समस्या क्या है सर? समस्या यही है कि जिस तरीके की एक्सेसिव फोर्स का इस्तेमाल किया गया, ये जिस तरीके से नौजवानों को वहाँ पर मारा गया और जिस तरीके से ये हिंसा का वातावरण जो बढ़ रहा है, इसको हमें काबू में ले आना। कई सारे सुझाव हमने सुनी, कई सारे इतिहास के बारे में बहुत सारे टिप्पणियां हमने सुनी और ये इतिहास हम सभी जानते हैं और कई अरसों से इसके बारे में हम लोग चर्चा करते हुए आ रहे हैं। पाकिस्तान के साथ 3 जंग हो गए। आज भी हमने सुना लीडर ऑफ द हाउस को, वो कह रहे थे कि ये सब पाकिस्तान की साजिश है। अब साजिश पाकिस्तान की होगी, ज़रूर होगी, कोई उसको इनकार नहीं करेगा। लेकिन सवाल है कि अपनी क्या फ़र्ज़ बनता है। अब देश का नक्शा देखो तो कश्मीर की घाटी देश के सर के ऊपर ताज के रूप में बैठा है और इस ताज जब तक संभाला नहीं जाएगा, जब तक शरीर को नहीं संभालेंगे। एक प्रधानमंत्री थे जो देश के, जिन्होंने कहा कश्मीर हमारे भारत का एक अटूट अंग, अटूट अंग भारत का। अपने एक उंगली में भी चोट लगती है तो उसका दर्द महसूस होता है शरीर। क्या घाटी के अंदर जो चोट लगी है या लग रही है, उस चोट का महसूस ये थोड़ी है हमें? सवाल वो है गृह मंत्री महोदय, क्या वहाँ पे क्या है नाराजगी? उसके जड़ में पहुँचने की कोशिश करने की जगह आप जो है ये सिर्फ ये कह दें कि पाकिस्तान ने करवा रहा है ये सब और इसके वजह से ये सब हो रहा है, ये हम मानने के लिए तैयार नहीं। और वहाँ पर जो असंतोष है नौजवानों में, उस असंतोष को आप जो है सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। और क्या है ये असंतोष? बहुत सारे वादे किए आपने, डेवलपमेंट का वादा किया, एक सीज़न हो गया बहुत अच्छा टूरिज्म का, तो आप समझते हो कि समस्या हल हो गई। रेलवे लाइन की वादा कर दी, पता नहीं कितने कितने वादे किए, कितने हम लागू कर पाए। वहाँ पे उनकी भविष्य के लिए, उस नौजवानों के लिए क्या है रास्ता? और जब तक इन समस्याओं के ऊपर, इन सवालों के ऊपर आप अपना ध्यान आकर्षित नहीं करेंगे तो ये समस्या अपने आप में एक लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम के रूप में इसको जो है कभी आप सॉल्व नहीं कर सकते। और इसलिए मैं ये मानने के लिए तैयार नहीं हूँ कि ये सिर्फ पाकिस्तान का क्रिएशन है या अभी जो हो रहा है घाटी में वो भारत और अलगाववादियों के बीच में ये एक जंग है। अगर अलगाववादियों के बीच में भारत में जंग है तो इसके अंदर कोई दो राय नहीं है, कोई दो राय नहीं है कि देश की एकता और अखंडता के लिए ये पूरा सदन, ये सभी राजनीतिक पार्टियां, सब हम साथ हैं, एक ही आवाज़ में बोले। लेकिन क्या यही है असलियत? माननीय गृह मंत्री जी हमें टेलीफोन में जब बात की, कहा कि सुझाव मांगे हमने यही किया। हमें यही कहना चाह रहे थे कि राजनीतिक प्रक्रिया शुरू करिए आप। यही राजनीतिक प्रक्रिया था जो पहले प्रधानमंत्रियों ने शुरू किया। यही था नरसिम्हा राव साहब के ज़माने में, उन्होंने कहा
कि अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया स्काई इज द लिमिट फॉर ऑटोनॉमी। क्या हुआ वो? आज खतरे हैं कि धारा 370 को ही हम खत्म करना चाहेंगे। वाजपेयी साहब जब प्रधानमंत्री थे अटूट अंग की बात कही और इंसानियत की भावना से उस समस्या का हल करने की बात की। कहाँ गया वो इंसानियत की भावना? और पहले भी जब ऐसी समस्या आई, जब 120 लोग मारे गए थे, 2010 की बात कह रहा हूं, उस जमाने के गृह मंत्री जिनका आज स्वागत किया हमने, जो शपथ लिए हैं, वापस आए इस सदन में, उस गृह मंत्री के नेतृत्व में एक डेलीगेशन गई। हम भी थे उसमें, लीडर ऑफ द हाउस भी शामिल थे। हम लोग सब गए कश्मीर में, और मेरे कहने पे और वो गृह मंत्री के जमाने में उन्होंने माना, और हम मिले अलगाववादियों के नेताओं से, और नेताओं से मिलने के बाद वहां पर जो वातावरण जो बदला, उस जमाने के गृह मंत्री शायद मान नहीं रहे थे, लेकिन अनुमति दी उन्होंने अल्टीमेटली कि उन्होंने, हम गए और उनसे मिले। और उस समय हम ये नहीं कह रहे उसके वजह से हालत सुधर गई, लेकिन कुछ तो प्रयास करें आप कि एक राजनीतिक प्रयास, वहां की समस्याओं को समझना है और उसको सुलझाने की कोशिश तो करिए। अब इसको सिर्फ एक जंग के रूप में अगर आप देखेंगे तो संभालेंगे नहीं आप, ना आप ही नहीं ना हम भी। मतलब इसके अंदर कोई सिर्फ सरकार की ही बात नहीं। तो इसलिए आज हम चाहेंगे कि आप ये पाकिस्तान के साथ, अभी जो शरद जी ने कहा बिल्कुल सही, ये हर बात क्या आज भी कह रहे, उसके अंदर कोई संकोच नहीं हो सकती। पाटिल साहब के जमाने में एक डेलीगेशन में, उसके बाद क्या पूरी सब दल मिलके, बीजेपी सहित सब दल मिलकर सिफारिश की कि गोली मत इस्तेमाल करे सिक्योरिटी फोर्सेस, वाटर कैनन्स है, रबर बुलेट्स है, ये सब आप इस्तेमाल करिए। वो सिफारिश थी, वो सिफारिश था ऑफिशियली होम मिनिस्ट्री के 2 बार, लेकिन वो गया का वो सिफारिश ये बात कही, और इसी के वही
करिए, किन लोगों से बातचीत करना है उन लोगों से बातचीत शुरुआत करिए, और उस बातचीत के चलते हुए कोई अड़चन आई तो बताइए, हम सब साथ रहेंगे आपके उसको सुलझाने में। लेकिन बिना राजनीतिक प्रक्रिया के इसका समाधान नहीं है। मैं पीछे ये नहीं हो सकता। और पाकिस्तान के साथ ये हाइफिनेटेड एग्जिस्टेंस की जो दुनिया में ये हो गया आपकी सरकार आने के बाद, इंडो पाक इंडो पाक इंडो पाक, इंडिया तो पाकिस्तान में जो भी हो रहा है, मतलब उनको ताकत नहीं मिलेगी हमारे वजह से, जो मिल रही है आज वो देने की जरूरत नहीं है। तो इसलिए तेजित है, आंदोलन में है, उनके ऊपर जो गोलीबारी हुई वो सब अलगाववादी। ये कहना कि अलगाववादियों का रोल जरूर है, हो सकता है, लेकिन अब ये कहना ये सब नौजवान अलगाववादी है तो ऊपर सख्त वहां पर आप शुरू करिए चर्चाएं। ठीक, जम्मू कश्मीर में सरकार में आप वहां पे है, सरकार में यहां पे है, शुरू करिए और ये संदेश भेजिए। आखिर मैं यही कहना इस सदन से कि कश्मीर आज भारत का अटूट अंग है। वहां पे चोट लगी है, दर्द है लोगों में, वो दर्द ये पूरे शरीर को महसूस हो रहा है, और उसका और हिंसा जो हुई उनके ऊपर कार्रवाई करिए, जो एक्सेसिव जो हुआ ये हमारा। थैंक यू श्री येचूरी जी। माननीय के लिए, और जैसा कि ये सर्वविदित है कि पेड़ में मारे जाने के बाद जम्मू कश्मीर राज्य की कश्मीर घाटी क्षेत्र में व्यापक हिंसा हुई, जिसमें जान माल का भारी नुकसान हुआ है, और यह अत्यंत ही दुखद। उन परिवारों के साथ हमारी पार्टी अपना दुख व्यक्त करते हुए संवेदना भी व्यक्त करती है। परंतु आज हमारी पार्टी का ये मानना, बीएसपी का ये मानना है कि इस
चिंतित है और बिगड़ते हुए हालात को ठीक करने की कोशिश में लगी हुई और स्थिति को सामान्य बनाने का प्रयास भी कर रही है। प्रधानमंत्री स्तर पर एक खास समीक्षा करके स्थिति को संपूर्ण आकलन करना उनकी भी एक अच्छी कोशिश है और यह स्थिति को सामान्य बनाने में सहायक हो सकती है, ऐसा हमारी पार्टी का मानना है। साथ ही राज्य सरकार को वहां के हालात पर काबू करने व केंद्र द्वारा राज्य सरकार को पूरी छूट देना व उन्हें हर संभव सहायता का आश्वासन आदि देना भी एक सही कदम कहा जा सकता है। इसके साथ ही कश्मीर घाटी के लोगों से शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील पर अब वहां के लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि वो भी संयम बरतें और अमन चैन की बहाली में मदद करें व उनके अपने हित में भी है और देश हित में भी। इतना ही नहीं, सुरक्षा बलों को भी संयम बरतने की जरूरत है और केंद्र सरकार की इस ओर पहल हालात को बेहतर बनाने में काफ़ी सहायक हो सकती है, ऐसा हमारी पार्टी का मानना है। और हमारी पार्टी आशा करती है कि जम्मू कश्मीर सरकार व केंद्र सरकार के संयुक्त प्रयासों से कश्मीर घाटी की स्थिति तेजी से सामान्य होगी और अमरनाथ यात्रा भी समय पर सकुशल समाप्त हो जाएगी। इसके साथ ही जम्मू कश्मीर सरकार व केंद्र की सरकार को इस बात पर गंभीरता पूर्वक व ईमानदारी से गौर करना चाहिए कि आतंकी बुरहान वानी की मौत के बाद कश्मीर घाटी के हालात इतने ज़्यादा क्यों बिगड़े और बेकाबू क्यों हो गए। वहाँ कर्फ्यू लगाने के बावजूद भी स्थानीय लोग बाहर निकलकर सुरक्षा बलों से संघर्ष व पत्थरबाजी आदि करते रहे और कर रहे हैं। आंतरिक मामलों के साथ साथ भारत सरकार को पाकिस्तान की इस संबंध में गतिविधियों पर भी अवश्य ध्यान देना चाहिए और एक कड़ी नज़र रखनी चाहिए, क्योंकि भारत को बदनाम करने के लिए और यहाँ के हालात, कश्मीर खास तौर से कश्मीर घाटी के हालात बिगाड़ने के लिए मामले में पाकिस्तान की सरकार कभी भी पीछे रहने वाली नहीं है, ये सभी जानते हैं। अंत में हमारी पार्टी आशा व्यक्त करती है कि कश्मीर घाटी में शांति बहाली के बाद जम्मू कश्मीर व केंद्र की सरकार आपस में मिलजुल कर सही दिशा में काम करेंगे और इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं होने देने के लिए सकारात्मक हर तरह के कदम भी जरूर उठाएंगे। इसके साथ ही इन दोनों ही सरकारों को खासकर कश्मीर घाटी की जनता से संवाद पैदा करना चाहिए और संवाद पैदा करके उनमें और ज़्यादा विश्वास का बहाली करनी चाहिए, विश्वास की बहाली करनी चाहिए। और मैं इस बात से सहमत हूँ कि पूरे सदन को वहाँ की जनता से एक ये आग्रह, एक रेजोल्यूशन पास करके इस पार्लियामेंट के द्वारा, इस हाउस के द्वारा ये आग्रह करना चाहिए, अनुरोध करना चाहिए कि वो अपनी हिंसा जो चल रही है उसमें रोक करके और वहाँ पर हालात जो है उसको सामान्य बनाने का कार्य करें। ये सभी के हित में होगा। इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। थैंक यू श्री सतीश चंद्र मिश्रा जी। नाउ श्री प्रफुल्ल पटेल। उपाध्यक्ष महोदय, आज हम इस सदन में एक बहुत गंभीर चर्चा हम सब लोग कर रहे हैं। नहीं, ये एक्चुअली मेरा ये है डिवीजन। हाँ, ये माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज हम इस सदन में एक बड़ी गंभीर चर्चा कर रहे हैं और शुरुआत में ही मैं कहना चाहूँगा कि इस संकट की घड़ी में हम सारे देशवासी एक हैं, सभी राजनीतिक दल एक हैं इस समस्या को निपटाने के लिए
ये संदेश इस सदन से सभी हमारे नेताओं ने जो बात कही है उससे मैं भी अपने आप को शामिल करते हुए ये कहना चाहूँगा कि आज तक कश्मीर में कई बार ऐसी उथल पुथल हुई है, लेकिन जो एक परंपरागत जो अलगाववाद की जो बात करने वाले लोग थे, जो हुर्रियत की बात करने वाले जो लोग थे, चाहे वो यासीन मलिक हो, चाहे गिलानी साहब हो, लोन साहब हो, ये सभी नाम जो परंपरागत हम सुनते आए, इन्होंने एक हमेशा एक अलग तरीके से कश्मीरियत की बात कही और एक अपने वहाँ की बात को देश और दुनिया के सामने रखने की हमेशा एक अपने तरीके से कोशिश की, कभी कभी चर्चा के माध्यम से, कभी हिंसा के माध्यम से, ये सब हम वाकिफ हैं। लेकिन इस बार जो परिस्थिति निर्माण हुई है 1990 के दशक के बाद जो एक अभी जो परिस्थिति निर्माण हुई, इसमें फ़र्क क्या है कि उन जो अलगाववादी जो या हुर्रियत के जो नेता थे उनसे हटकर ये सारा नेतृत्व एक 22 साल के या नौजवानों के हाथों में ये नेतृत्व अलगाववाद का जा रहा है। और ये मैं समझता हूँ कि हम सब लोगों के लिए बहुत बड़ी एक चिंता का और एक सोचने की बात है, क्योंकि आज दुनिया में जो परिस्थिति हुई है, आज आप चाहे तुर्की में हो, चाहे वो फ्रांस में हुआ, बेल्जियम में हुआ, अलग अलग देशों में जो अभी पिछले कुछ महीनों में हम लोगों ने परिस्थिति देखी, उससे ये बात स्पष्ट होती है कि पूरे विश्व में एक अलग दिशा में आज आतंकवाद को एक नई दिशा दी जा रही है। और कहीं ऐसा तो नहीं है कि उस दिशा का कुछ हिस्सा हमारे ओर भी, हमारे यहाँ कश्मीर के माध्यम से हमारे देश में भी लाने की कोशिश की जा रही है। और इसलिए जहाँ कश्मीर का एक हमेशा का एक निरंतर एक सवाल हमारे सामने रहा है, देश के सामने रहा है, अलग अलग सरकारें रही है, कभी सफलता कुछ हद तक प्राप्त हुई, कभी उसमें अपयश भी मिला, लेकिन कुल मिलाकर सारे देश ने इस समस्या को निपटाने के लिए कोशिश की। और पिछले 15-1 साल में कम से कम, मैं उसके बहुत पहले की बात नहीं कहूँगा, लेकिन पिछले 15-1 साल में स्थिति कभी सामान्य असामान्य होते हुए भी एक तरह से एकदम बहुत ज़्यादा चिंताजनक नहीं रही, जो अचानक इन पिछले कुछ दिनों के वारदात में हम लोगों को देखने मिल रही है। और इसमें मैं कोई सरकार के प्रति या किसी व्यक्ति के विषय में इसमें कोई जिम्मेदारी नहीं मैं डालना चाहूँगा। मैं केवल यही कहूँगा कि हमने एक राष्ट्र के तौर पर इस समस्या को किस तरह से हम एक तौर तरीके से हम इसको निपटा सकते, इसके लिए हम लोगों ने मिलजुल कर कोशिश करनी चाहिए। पाकिस्तान के भी बयान पिछले कुछ दिनों में आए, वहाँ के प्रधानमंत्री के बयान आए, वहाँ के अधिकृत जो भी वहाँ के वरिष्ठ अधिकारी हैं उनके बयान आए। मैं समझता हूँ ये चिंताजनक बयान है। एक और जब हम पाकिस्तान के साथ हमेशा एक चर्चा का एक माध्यम बनाए रखते हैं, विशेष करके आपकी सरकार ने और प्रधानमंत्री जी ने पाकिस्तान को अपने एजेंडा में सर्वप्रिय रख के पाकिस्तान से सामान्य स्थिति बनाने के लिए और पाकिस्तान के माध्यम से कश्मीर की भी स्थिति को नियंत्रण में रखने के लिए कोशिश की है। वहाँ पर पिछले दिनों में जो भी कुछ घटनाएं घटी है, पाकिस्तान ने सीधी तरह से उन घटनाओं के साथ अपने आप को जोड़ने का काम किया है। और इससे हमारे मन में ये शंका निश्चित ये पैदा होती है कि कहीं पाकिस्तान भी इसमें शामिल है या नहीं है। और इसलिए आपको इस स्थिति को एक बहुत अलग तरीके से, केवल ये लोकल लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन नहीं है, केवल ये लोकल कश्मीरियत का इशू है वैसा ही नहीं है, लेकिन इसमें कहीं बाहर की शक्तियां भी और विशेष करके पाकिस्तान का भी इसमें किस हद तक, क्योंकि पाकिस्तान में आप लोगों को सरकार में जो रहे उनको सबको मालूम है, देशवासियों को भी मालूम है कि पाकिस्तान में बेसिकली जहां भारत का उन्होंने विरोध किया, भारत से उन्होंने लड़ाई या संघर्ष की बात कही, तभी पाकिस्तान संगठित रहता है, वरना उनके ही उतने मतभेद है, उतनी ही परेशानियां हैं। दे हैव सो मेनी प्रॉब्लम्स विद इन देमसेल्व्स that one of the reasons they want to target India is the army itself. The existence of the Pakistani army is basically to keep a fight with India alive. जिस दिन पाकिस्तान और हिंदुस्तान में अमन चैन हो गया तो वहाँ की फौज वो क्या करेगी, ये बहुत बड़ा एक प्रश्न है, ये हम सब लोग जानते हैं। और इसीलिए आज किसी न किसी तरीके से पाकिस्तान का इसमें
इसमें इन्वॉल्वमेंट है, इस बात को हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। लेकिन फिर भी हर चीज़ को आज उसी परिप्रेक्ष्य में न देखते हुए पहले स्थिति को हम अपने देश में कैसे सामान्य कर सकते हैं, वहाँ पर जो घाव लोगों को लगे हैं, जो आज वहाँ के नौजवान इतने उत्तेजित हुए हैं, वहाँ की जनता आज 10-10 दिन के कर्फ्यू के बाद भी आज फिर भी इसका मुकाबला कर रही है, तो ये हम सब लोगों के लिए ये सबसे बड़ी चुनौती ये है कि आज स्थिति को पहले देश के भीतर हम सामान्य करें। आज मैं आपसे निवेदन ये भी करना चाहूँगा कि आपकी सरकार आने के बाद प्रधानमंत्री जी ने हमेशा कश्मीर के एक इकोनॉमिक पैकेज के लिए, कश्मीर का विकास हो, कश्मीर के वहाँ के नौजवानों को हाथों को काम मिले, उनको एक अच्छा भविष्य मिले, इसके बारे में आपने हमेशा बात की है। अच्छी बात है, उसका मैं स्वागत करता हूँ। लेकिन 2 साल के पश्चात आपको ये भी समीक्षा करनी जरूरी होगी कि हमने इस हमारे उद्देश्य को कितना हमने हासिल किया है, हमने वहाँ पर इकोनॉमिक डेवलपमेंट कितना कर पाए हैं। ये एक सवाल निश्चित आपको भी ये सोचना पड़ेगा, क्योंकि 90 के दशक में जब वहाँ पर बहुत ज़्यादा आतंकवाद था, तो भी वहाँ का एक व्यक्ति, हर व्यक्ति के मन में ये नहीं था कि मुझे भारत से अलग होना है। कुछ अलगावाद लोगों के मन में जरूर होगा। वहाँ पर यात्राएं, अमरनाथ यात्रा तब भी जाती थी, तब भी कभी भी अमरनाथ यात्रा पर किसी ने हमला नहीं किया। इसलिए उसका मतलब ये नहीं है कि वहाँ पर कश्मीर में कोई हिंदू मुस्लिम सवाल है। कश्मीर की एक समस्या अलग है, कश्मीरियत की उनकी एक भावना अलग है, लेकिन उसको हम किस तरह से इकोनॉमिकली वहाँ पर एडवांसमेंट करके कश्मीर की घाटी में हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट करें उपसभापति जी, तब निश्चित उसका फ़ायदा वहाँ के युवा नौजवानों को होगा। आज कितने सारे नौजवान मुंबई में हो, दिल्ली में हो, so many Kashmiris are here, they are working all over the country, they are in good positions, they are very patriotic, they are very hard working, they are very honest, very sincere। मगर आज इतना सारा जब यूथ हमारे देश में, हमारे यहाँ पर कश्मीर में सारे जगह पर जो अनएम्प्लॉयड है, उसको अगर जब तक हम डायरेक्शन नहीं देंगे, और विशेष करके कश्मीर में देयर इज नो इकोनॉमिक एक्टिविटी वर्चुअली, जब वहाँ टूरिज्म के अलावा कोई और काम नहीं है। टूरिज्म के माध्यम से बहुत सारा डेवलपमेंट कश्मीर में हुआ। पिछले कुछ दिनों में हम खुद ही जाते हैं, नई नई होटलें खुली हैं, नए नए वहाँ पर टूरिज्म के स्थान बने हैं। लेकिन ये अचानक ये घटना होने के बाद वापस जो 15 साल का लगातार जो एक सुधार होते आया, वो वापस हम लोग वी हैव टर्न द क्लॉक बैक, एंड दैट इज व्हाई इस मामले में कोई सरकार के ऊपर मैं कोई इस पे आरोप प्रत्यारोप न करते हुए केवल यही कहूँगा कि हमने स्थिति को जल्द से जल्द सामान्य बना देना चाहिए। जो 15-20 सालों में जो हमने अचीव किया है, जो हमने फ़ायदा प्राप्त किया है, वो कहीं हमारे हाथ से वो चले ना जाए। और मुझे विश्वास है कि इस मामले में कोई भी राजनीति से हटकर सारा सदन और सारे देश के लोग आपके साथ में इस प्रयास में जुड़े रहेंगे, और निश्चित मुझे विश्वास है कि आप इस स्थिति को सामान्य बनाने में सफल होंगे। मैं आपका उपसभापति महोदय बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूँ।